हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि 2026-27 में होने वाला आपके लिए। और जियोग्राफी की इस क्लास के अंदर आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये क्लास आपके लिए पर्यावरण व संसाधन भूगोल की रहने वाली है, जिसमें आपको 2 वीडियो करवाए जाएंगे। एक के अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, ये जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, और एक आपके लिए दीर्घ उत्तरात्मक जो बड़े वाले क्वेश्चन है, और उसके साथ एक आपकी लाइव क्लास होगी जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन की आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक सब्जेक्ट के लगभग 3 वीडियो रहने वाले। तो आप क्लासेज को अच्छे से ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंच सकेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास देखनी है, जिससे आपका परीक्षा के अंदर पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। पिछली बार हमने थोड़ा प्रयास कम किया, इस वजह से हम महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं करवा सके। इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से 2 से 3 वीडियो के अंदर एक सिलेबस का या सब्जेक्ट का पूरा करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को देखें ज़रूर और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, आप उस हाइप बटन के माध्यम से आप हाइप जरूर करें और कमेंट के अंदर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ लेनी है नाम मात्र शुल्क के साथ रखी गई है, आप नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं या जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहाँ से आप जुड़े और वहाँ से सीधा मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स यानी तीनों के सब्जेक्ट की चाहिए या एक सब्जेक्ट की चाहिए, आप उस माध्यम से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न रहने वाला है कि संसाधन क्या है और इसके मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले। तो विद्यार्थियों, संसाधन वे सभी वस्तुएं, पदार्थ या शक्तियां होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी संसाधन क्या होते हैं, जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं विद्यार्थियों, और जिनका उपयोग मानव अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए करता है। जीवन क्या करता है, मानव है वो अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके लिए क्या करता है, सुधारने के लिए करता है। किसी वस्तु का संसाधन होना उसके उपयोग, उपलब्धता तथा मानव की तकनीकी क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब वह मानव के लिए उपयोगी हो। यानी संसाधन कब बनेगा कोई वस्तु, जैसे आपके लिए कोई भी चीज़, जैसे कि टेबल है या गाड़ी है या कोई और पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, वो संसाधन कब बनेगी, जब मानव के लिए उपयोगी होगी, यानी उसके लिए कोई काम आएगी ना, तब वो क्या मानी जाएगी, संसाधन मानी जाएगी विद्यार्थियों। उसके बाद संसाधनों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उपयोगिता यानी यूटिलिटी। उपयोगिता कैसे, तो संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी उपयोगिता है। जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है वही संसाधन कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में जल हो गया, वायु हो गई, भूमि हो गई, या और भी कोई चीज़ है जैसे कि वो जो उपयोग करती है, जो मानव के लिए वैल्यूफुल होती है, वो क्या होती है, उपयोगिता होती है, संसाधन होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है दुर्बलता, दुर्लभता। दूसरा पॉइंट क्या है, दुर्लभता। संसाधन सीमित होते हैं जबकि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है। इसी कारण से संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है और उसका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आपको पेट्रोल का देख सकते हैं, गैस का देख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, तो ये हमने देखो अभी वर्तमान में चल रहा है जैसे गैस की कमी, उसका कारण क्या है, यानी उसकी लिमिटेशन अधिक हो गई है। उसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन लिमिटेशन यानी उसका संरक्षण वो बहुत ही कम माना जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है गतिशीलता। गतिशीलता कैसे, तो संसाधन क्या होता है, स्थिर नहीं होते, बल्कि समय और तकनीक के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए पहले पेट्रोलियम का उपयोग कम था, लेकिन आज ये क्या हो गया, प्रमुख ऊर्जा का स्रोत बन गया विद्यार्थियों। चौथा पॉइंट आता है मानव केंद्रितता। मानव केंद्रितता यानी ह्यूमन सेंटर्ड, यानी संसाधनों का अस्तित्व मानव पर निर्भर करता है। मानव की आवश्यकता, ज्ञान और तकनीकी विकास किसी वस्तु को संसाधन बनाते हैं। तो ये था आपके लिए मानव केंद्रितता। और जिसको भी मैंने बोला कि पीडीएफ लेनी है तो आप नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको हर क्लासेज, हर आपको अपडेट्स मिलती रहे। 5 पॉइंट आता है आपके लिए स्थानिकता, यानी संसाधन पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होते। कुछ क्षेत्रों में अधिक संसाधन होते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होते हैं। फिर छठा पॉइंट है नवीकरणीयता, यानी नवीकरणीयता कैसे, तो कुछ संसाधन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे जल, वन, जबकि कुछ सीमित होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये क्या होता है, दोबारा रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एक बार अगर समाप्त हो गए तो उसको फिर दोबारा बनाने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जबकि जल है, हवा है या कोई भी प्रकार का गैस है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बनती रहती है और लगती रहती है।
तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि इस प्रकार संसाधन मानव जीवन का आधार है और इसके उचित उपयोग संरक्षण से ही सतत विकास संभव हो सकता है। वर्तमान समय में संसाधनों का संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह था आपके लिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधनों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या है विद्यार्थियों? कि संसाधनों का वर्गीकरण है, उसका विस्तृत अपने को वर्णन करना है। तो संसाधनों का उपयोग किसी आधारों पर होता है, जैसे कि एक तो उपयोग हो गया, संरक्षण हो गया, प्रबंधन को समझना, ये सब क्या होता है इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकरण है। तो एक होता है जैविक संसाधन और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन कौन से होते हैं? जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे वन हो गया, पशु के प्राप्त हो गए, या मछली से बनने वाले जीवाश्म हो गए, वो होते हैं जैविक संसाधन। और एक होते हैं अजैविक संसाधन जो कि निर्जीव स्रोतों से, जैसे खनिज है, जल है, वायु है, या कोई भी चीज है, वो क्या होती है? अजैविक संसाधन के अंतर्गत मानी जाती है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर नवीकरणीयता के आधार पर। तो नवीकरणीयता के आधार पर कैसे विद्यार्थियों? तो नवीकरणीय संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, ये सब आते हैं नवीकरणीय में। दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ध्यान रख लेना नवीकरणीय कौन से और अनवीकरणीय कौन से। तीसरा आता है आपके लिए स्वामित्व के आधार पर, जो व्यक्तिगत संसाधन है, यानी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में, जैसे भूमि हो गई। सामुदायिक संसाधन जो समाज के सभी लोगों के लिए, जैसे पार्क हो गया, शमशान घाट हो गया, या कोई भी सार्वजनिक नल है, जल का स्रोत है, वो सब क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन में आते हैं। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन, यानी देश के नियंत्रण में आते हैं, जैसे खनिज हो गया। और अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी सभी देशों के लिए, जैसे समुद्र है या नहर है, नदी है, वो सब क्या होते हैं? इसके अंतर्गत माने जाते हैं विद्यार्थियों। अगला आपके लिए आता है विकास स्तर के आधार पर। तो विकास स्तर के आधार पर कैसे याद करना है आपको? एक तो संभावित संसाधन जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, जबकि वास्तविक संसाधन वे होता है जिनका उपयोग वर्तमान में हो रहा है। और तीसरा आता है भंडार। रिजर्वेशन क्या है? तो उपयोग योग्य लेकिन सीमित मात्रा में किया जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपको, जिस विद्यार्थी ने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करें विद्यार्थियों। और लाइक करने के बाद आपको लाइक जस्ट करोगे तो आपको एक हाइप बटन मिलेगा, आप हाइप जरूर करें और कमेंट के अंदर जरूर बताएं। फिर आपके लिए 5 पॉइंट आता है वितरण के आधार पर। तो सर्वव्यापी संसाधन हर जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे वायु। स्थानीय संसाधन के अंदर कुछ क्षेत्र, विशेष क्षेत्रों में, जैसे खनिज हो गया। निष्कर्ष निकलता है कि संसाधनों का ये वर्गीकरण में उनके संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन की सही दिशा प्रदान करता है। इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता और उपयोग उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये PYQ आधारित है और आपकी परीक्षा के अंदर बिल्कुल आने वाले प्रश्न है। आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक बड़े वाले क्वेश्चन, यानी जो भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे वो आपको करवाने वाला हूँ। तो आपकी एक सब्जेक्ट की 2 से 3 क्लासेस रहेगी, एक में MCQ प्लस खालिस्तान वाले, एक में लघुतरात्मक और एक में बड़े वाले क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है संसाधनों का ऐसा उपयोग और संरक्षण जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? एक तो संसाधन की सीमितता, जिसके अंदर अधिकांश संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक माना जाता है। दूसरा था जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों की मांग बढ़ रही है। तीसरा आता है पर्यावरणीय संकट, यानी अत्यधिक दोहन से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है विद्यार्थियों। चौथा क्या पॉइंट है? असमान वितरण, यानी संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा करता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए प्रबंधन के उपाय क्या है? तो प्रबंधन के उपाय आपको ध्यान रखना है कि एक तो आता है आपके लिए सतत विकास, जिसके अंदर आपको ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान बिना किया जाता है, वो होता है सतत विकास। दूसरा होता है संसाधनों का संरक्षण, यानी वनों का संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, मृदा संरक्षण, ये सब इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तीसरा कौन सा है? पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण यानी उपयोग की गई नई वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, ये होता है पुनर्चक्रण, यानी रिसाइकलिंग। क्या होता है? रिसाइकलिंग। चौथा पॉइंट है वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, सौर, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना, ये होता है वैकल्पिक संसाधनों के अंतर्गत आता है। फिर 5वां पॉइंट है जन जागरूकता, यानी लोगों को संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूक करना। छठा पॉइंट है सरकारी नीतियां, जिसके अंदर सरकार द्वारा उचित कानून और नीतियां बनाना इसके अंदर शामिल माना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए इसका निष्कर्ष है
कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और संरक्षण ही भविष्य की सुरक्षा का आधार माना जाता है। और आज यदि सही प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकट का सामना करेगी। फिर आपके लिए चौथा पॉइंट प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण एवं संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको हर एक यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मृदा अपरदन सॉइल इरोजन क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत यानी टॉप जो सॉइल होती है, ऊपर वाली जो उपजाऊ परत होती है, जैसे जल है, वायु या अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से हट जाती है, जैसे अपरदन के माध्यम से या जल संकट के माध्यम से बरसात आती है तो क्या होती है, वहां के मिट्टी हट जाती है। तो ये कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी का नाश हो जाता है। जो अपरदन होता है उसके कारण क्या होता है, अपरदन का मतलब होता है जैसे कि अपने गाँवों में या मान लो कोई प्रकार की बरसात आ जाती है या आंधी आती है या कोई प्रकार की तेज हवा आती है, तो वहां से क्या होती है, ऊपर से मिट्टी हट जाती है। वर्षा के कारण भी वहां से क्या होती है, मिट्टी हट जाती है, टूट जाती है, अपरदन हो जाता है, वो होती है मृदा अपरदन। इसके कारण क्या है, तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक कारण यानी जल अपरदन के द्वारा, दूसरा वायु अपरदन के द्वारा, तीसरा ढाल के द्वारा। तो जल अपरदन कैसे, मैंने आपको बताया कि वर्षा का तेज प्रवाह मिट्टी को बहा ले जाता है, और वायु अपरदन शुष्क क्षेत्रों में तेज हवा मिट्टी को उड़ा ले जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं ऐसी जगह होती है जहां से आपकी जो खेत की पाड़ होती है वहां से मिट्टी धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है, ये होता है ढाल की वजह से या वायु अपरदन की वजह से। ढाल पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी तेजी से बहती चली जाती है। फिर आपके लिए दूसरा कारण कौन सा है, दूसरा कारण आता है विद्यार्थियों इसके अंदर मानवीय कारण, यानी वनों की कटाई करना, पेड़ों की कमी से मिट्टी बंदी नहीं रहती, और अत्यधिक चराई, पशुओं द्वारा भूमि का अत्यधिक उपयोग करना। और तीसरा आता है अवैज्ञानिक कृषि यानी गलत खेती पद्धतियां। अपने कोई भी कृषि करते हैं, जैसे कि व्यापारी कृषि है या स्थानांतरित करती है या कोई भी कृषि है, हमें वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। अगर हम अवैज्ञानिक तरीके से या कीटनाशक प्रयोग करते हैं या खाद बिना हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उससे क्या होती है, मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे आगे उसको अच्छे से दोहन नहीं हो सकता उसका, या कोई अच्छी काम में नहीं ली जा सकती। फिर मृदा संरक्षण के उपाय की अगर बात करें तो सबसे पहला उपाय आता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कैसे, तो पेड़ लगाने से मिट्टी को मजबूती मिलती है और अपरदन कम होता है। फिर आपके लिए दूसरा आता है कंटूर जुताई। तो ढाल के अनुसार जुताई करने से जल का बहाव कम होता है। टेरेस खेती क्या होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती से मिट्टी का संरक्षण होता है विद्यार्थियों। चौथा पॉइंट है बांध एवं अवरोध, यानी छोटे छोटे बांध बनाकर जल के प्रवाह को रोका जाता है। पांचवा है फसल चक्र क्रॉप रोटेशन, यानी विभिन्न फसलों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। फिर आपको समझ में आ गया 5 मिनट। अगला आपके लिए निष्कर्ष यही निकलता है कि मृदा अपरदन कृषि एवं पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर समस्या है। इसके नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक उपायों एवं जन जागरूकता की आवश्यकता मानी जाती है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेगा कि जल संकट क्या है। अगला 5वां क्वेश्चन आपके लिए विद्यार्थियों, जल संकट क्या है और इसके कारण एवं समाधान का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। और आपके लिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल 100 में से 100% आपको पेपर में देखने मिलने वाले और आपको परीक्षा के अंदर इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो जल संकट वाटर क्राइसिस वह स्थिति जब जल की उपलब्धता मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। वर्तमान समय में ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। जल संकट के अगर प्रमुख कारण की बात करें तो पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ने से जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है भूजल का अत्यधिक दोहन होना विद्यार्थियों, इसके अंदर कुएं, ट्यूबवेल आदि से अधिक जल निकासी होती है। तीसरा क्या पॉइंट है, प्रदूषण, यानी औद्योगिक एवं घरेलू कचरे से जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। चौथा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, यानी वर्षा में असंतुलन, सूखा, बाढ़ की स्थिति आना, ये होता है किसका होता है, जल संकट माना जाता है। फिर आपके लिए 5वां पॉइंट है असमान वितरण। तो कुछ क्षेत्रों में जल की अधिकता है जबकि कुछ में कमी है। जैसे अगर हम ही बात करें तो अपने जैसलमेर क्षेत्र है, वहां पर जल की कमी मानी जाती है। और जैसे अगर दूसरा सवाई माधोपुर है या इधर अगर जाने का प्रयास करें तो वहाँ जल की कोई भी कमी नहीं है। अगर बात करें जल संकट के समाधान की तो वह आता है वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल को संग्रहित कर उपयोग करना। जैसे वर्षा का जल हो गया या रूफ टॉप हो गया, ये सब आपको काम में लेना होगा। दूसरा है जल संरक्षण, जैसे जल का उचित एवं सीमित उपयोग करना। तीसरा पुनर्चक्रण, यानी रिसाइकलिंग, गंदे जल को साफ कर पुनः उपयोग करना। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चौथा पॉइंट है वृक्षारोपण, यानी पेड़ वर्षा को बढ़ावा देते हैं। पेड़ क्या करते हैं, वर्षा को बढ़ावा देते हैं। जहां पर पेड़ होता ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां पर ऑटोमेटिक वर्षा ज्यादा आएगी, और वर्षा ज्यादा आएगी तो जल की कमी नहीं रहने वाली है विद्यार्थियों। उससे फसल को फायदा होगा और हम रिसाइकलिंग के माध्यम से उस जल को प्रयोग भी ले सकते हैं। और
जल संरक्षण में मदद करते हैं। 5वां पॉइंट है सरकारी नीतियां, जैसे जल प्रबंधन हेतु योजनाएं या कानून, ये सब इसके अंदर देखने को मिलने वाले। फिर आपके लिए निष्कर्ष क्या है, तो जल जीवन का आधार है। जल क्या है विद्यार्थियों, जीवन का आधार है और इसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है, तभी भविष्य सुरक्षित होने वाला है। अगला आपके लिए 6वां क्वेश्चन है समुद्री संसाधनों का महत्व एवं संरक्षण की आवश्यकताएं स्पष्ट कीजिए। तो समुद्री संसाधन वे होते हैं जो महासागरों एवं समुद्रों से प्राप्त होते हैं और ये संसाधन मानव जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समुद्री संसाधनों के प्रकार, तो अगर प्रकारों की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है प्रकार आपके लिए जैविक संसाधन। कौन सा आता है, जैविक संसाधन, जिसके अंदर आपको मछली, शैवाल, समुद्र जीव हो गया। अजैविक संसाधन के अंदर खनिज, पेट्रोलियम गैस, ये सब होते हैं। जबकि ऊर्जा संसाधन के अंदर ज्वार भाटा और ऊर्जा आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं समुद्री संसाधनों का महत्व है, तो पहला खाद्य स्रोत, जिसके अंदर मछली प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। आर्थिक विकास, मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, पर्यटन से आय, ये सब खनिज से ऊर्जा, पेट्रोलियम गैस जैसे संसाधन समुद्र से मिलते हैं विद्यार्थियों। चौथा पॉइंट क्या है, जलवायु संतुलन, तो समुद्री तापमान को नियंत्रित करते हैं। जलवायु संतुलन क्या करते हैं, समुद्र तापमान को नियंत्रित करते हैं विद्यार्थियों। फिर आपके लिए संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एक तो पहला अति दोहन, यानी अधिक मछली पकड़ने से संसाधन क्या होते हैं, खत्म हो रहे हैं। दूसरा प्रदूषण हो गया, तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरा समुद्र को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं विद्यार्थियों। और तीसरा आता है जैव विविधता की हानि होना, यानी समुद्री जीवों का अस्तित्व खतरे में है। अगला आता है पॉइंट संरक्षण के उपाय की बात करें तो पहला है समुद्री संरक्षित क्षेत्र होना, दूसरा प्रदूषण नियंत्रण, तीसरा सतत मत्स्य पालन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना। चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो समुद्री संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके संरक्षण के बिना सतत विकास संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को भी पीडीएफ चाहिए, चाहे इस सब्जेक्ट की या अपने आपके कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की भी आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पीडीएफ ले रखी होगी तो आपको पता है कि उनसे कितनी हेल्प होती है और आपकी कितनी कारगर साबित होती है। उसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले होते हैं, उसके साथ बड़े वाले क्वेश्चन और उसके साथ आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन, पूरा सिलेबस आपको लिमिट पेजों के अंदर यानी 50 से 60 पेजों के अंदर आपको अच्छे से कवर करके उपलब्ध करवाया जाता है, जिनसे पेपर में परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर वो पढ़ के जाते हैं या क्लासेस देख के जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर जिसको भी लेनी है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करें, उसके माध्यम से आपको गेस्ट पेपर भी देखने को मिलेंगे और पीडीएफ के लिए आप वहां से मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको बता दूं नाम मात्र शुल्क में रखी गई है, तो आप मैसेज वही करें जिनको पीडीएफ लेनी है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की मेहनत लगती है और हर चीज़ का एक मोल होता है, क्योंकि मेहनत के द्वारा कुछ भी तैयार किया जा सकता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करते रहेंगे। फिर आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि वन संसाधनों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो वन संसाधन मानव जीवन एवं पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल आर्थिक बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन हमें लकड़ी, ईंधन, औषधियाँ, गोंद, रबड़ आदि प्रदान करते हैं, जिससे अनेक उद्योगों का विकास होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वन वर्षा को प्रभावित करते हैं और जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, जिससे कृषि को लाभ मिलता है। वन मृदा संरक्षण में भी सहायक माना जाता है। फिर आपके लिए, क्योंकि वे मिट्टी को बांधकर मृदा अपरदन को रोकते हैं और पर्यावरणीय दृष्टि से वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यानी जो वन होते हैं क्या करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करते हैं, खुद लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो शुद्ध एक मात्रा में 100% शुद्ध होती है वो हमें प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है विद्यार्थियों। जिससे वायु शुद्ध होती है और जलवायु संतुलन बना रहता है। वन जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों और वनस्पतियों का आवास होते हैं। वर्तमान समय में वनों की कटाई के कारण जैसे खेजड़ी आंदोलन चलता है या खेजड़ी वृक्ष को काट रहे हैं कोई उद्योगपति, वो भी गलत है, क्योंकि उससे हमारा जीवों की रक्षा होती है और हमारी रक्षा होती है। पेड़ों से हमें वो ऑक्सीजन मिलता है जो हमें प्राणदायी है और हमारे जो कार्बन डाई जो गैस है वो क्या करती है, अवशोषित करती है, खुद हमें ग्रहण करती है। फिर जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर नियंत्रण और जन जागरूकता के माध्यम से वन संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार मन मानव जीवन और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। फिर आपके लिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज संसाधनों का महत्व एवं समस्याएं स्पष्ट कीजिए। तो खनिज संसाधन आधुनिक औद्योगिक विकास की आधारशिला है, इसके बिना
आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। लोह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट आदि खनिज विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं और देश की औद्योगिक शक्ति को निर्धारित करते हैं। खनिज संसाधन ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, निर्माण कार्य तथा मशीनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, जबकि लोह अयस्क इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। खनिज संसाधनों के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की आय में वृद्धि होती है। हालांकि खनिज संसाधनों के उपयोग से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे खनन कार्य से पर्यावरण प्रदूषण होता है, भूमि क्षरण होती है, भूमि का नुकसान होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है और वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ती जाती है। इसके अलावा खनिज संसाधन अनवीकरणीय होते हैं, इसलिए इनके अत्यधिक उपयोग से भविष्य में क्या होती है, कमी हो सकती है। खनन क्षेत्रों में सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है और विस्थापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए खनिजों का संतुलन उपयोग, पुनर्चक्रण, पर्यावरणीय संरक्षण उपाय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार खनिज संसाधन विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी माना जाता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट आपके लिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों को मुख्यतः पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में विभाजित किया गया है, जिनका उपयोग मानव की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। जिसके अंदर आपको पारंपरिक ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है। इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। ये स्रोत सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी जो प्राकृतिक गैस है या कोयला है, पेट्रोलियम में क्या होता है, आसानी से उपलब्ध हो रहते हैं और ये क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं और इसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है विद्यार्थियों। दूसरी ओर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस आदि शामिल है, जो अनवीकरणीय माने जाते हैं और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत असीमित है, इसके उपयोग से प्रदूषण कम होता है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। हालांकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना में प्रारंभिक लागत अधिक होती है और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन दीर्घ काल में ये अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। वर्तमान समय में ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन स्रोतों का अधिक उपयोग आवश्यक है। इस प्रकार दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधनों को संतुलित उपयोगी सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी क्या है और इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए विद्यार्थियों। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीवों और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। यह विज्ञान है समझने का प्रयास करता है कि जीव अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं और किस प्रकार एक संतुलित तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी के मुख्यतः 2 प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक घटकों में सभी जीवित प्राणी जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव आदि शामिल होते हैं, जिन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पादक जैसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं और अपघटक मृत जीवों को विघटित कर शोषक तत्वों को पुनः क्या करते हैं, पर्यावरण में मिलाते हैं। दूसरी ओर अजैविक घटकों में जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश आदि शामिल होते हैं, जो जीवों के अस्तित्व को और विकास को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इन दोनों घटकों के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी एक घटक में परिवर्तन होने पर पूरे तंत्र का प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में मानव गतिविधियों के कारण इस संतुलन में बाधा उत्पन्न हो रही है और जिससे पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही है। अतः पारिस्थितिकी के अध्ययन में हमें पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए जो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है या खाद्य जाल क्या होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। मैं आशा कर रहा हूं कि आप निरस्त नहीं हो रहे हैं या आपको हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही है, क्योंकि आपको अगर बीएस सेमेस्टरों के माध्यम से अगर अच्छे से पास करना है तो आपके लिए क्लासेज रामबाण साबित होगी। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर या संस्कृत, उपलब्ध कोई भी सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेज इस बार मिलने वाली है और आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी विद्यार्थी आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में, आपके भाईचारों में आपके होते हैं, आप उनको जोड़िए,
चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्लासेज को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक के अंदर कंजूसी करोगे, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार करोगे ना, तो आपको हर एक अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा फेल हो या किसी बच्चे के बेक आए, क्योंकि फेल या बेक आना एक मानसिक तनाव के साथ साथ आपको एक आघात भी पहुंचता है, जिससे बच्चों को ये लगता है कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या उसको आर्थिक नुकसान देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और सभी हमें मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जिसके माध्यम से आपको हर एक नुकसान के साथ लड़कियां पढ़ के अगर फेल हो जाती है, बेक लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, घर वाले बोल जाते हैं कि पढ़ना आता नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। इस कार्य के लिए हम यही करते हैं कि अगर आपकी हमारी क्लास के माध्यम से आप अगर अच्छे नंबर बना पा रहे हैं, आपको अगर पास होने में मदद मिल रही है ना, तो मेरे लिए उतना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। बस आप सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे और क्लासेस दोस्तों को शेयर करेंगे ना, तो आपको हर एक कंटेंट अच्छे से अच्छा उपलब्ध करवाने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करें, वहाँ से आपको गेस्ट पेपर, PDF की अवेलेबलता या क्लासेज की लिंक आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और खाद्य जाल, फूड वेब पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि ऊर्जा और सुपोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला एक सरल रेखीय क्रम है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से शुरू होकर विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हरे पौधे उत्पादक है और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जिन्हें शाकाहारी जीव खाते हैं और फिर मांसाहारी जीव उन्हें खाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाहित होती है। उसके विपरीत खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है। दोबारा समझ आई बात आप, यानी जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल है, आपको यह समझना है कि जो खाद्य श्रृंखला है वो तो क्या करती है, एक रेखीय क्रम है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। जिसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे हरे पौधे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। अब उस भोजन को कौन खाते हैं, शाकाहारी कौन लोग हैं, हम खाते हैं, ठीक है, या जीव जंतु खाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को कौन खा गया, जीव जंतु खा गया, कोई भी खा गया, छोटे जीव जंतु, और फिर उन्हें क्या खाते हैं, मांसाहारी जीव खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चेन चलती है। जबकि बात करें खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल उसका खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क है, जिसमें एक जीव कई अन्य जीवों से जुड़ा है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है, क्योंकि यदि ये श्रृंखला टूट जाए तो अन्य मार्गों से ऊर्जा का प्रवाह जारी रहता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जीवों के बीच निर्भरता को दर्शाते हैं, और ये बताते हैं कि किसी एक जीव के नष्ट होने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे चूहा है, सांप है, ये आपको पता है कि कौन किसको खा रहा है। शेर है, वो कोई घास फूस तो खाता नहीं है, वो किसी न किसी जीव को खाता है। यही खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। मनुष्य है, तो आज के समय में हर लगभग मनुष्य आपको के उधर दक्षिण की तरफ जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वो मांसाहारी मिलेंगे आपको। कुछ मछलियों का भक्षण करते हैं, अगर मछली नहीं होगी तो वो खाना नहीं खा पाएंगे। जैसे हम शाकाहारी है या राजस्थान के लोग हैं, तो वो हर चीज़ अलग अलग होती है ना, उसी प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो वर्तमान समय में मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और शिकार के कारण खाद्य श्रृंखलाओं में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जैव विविधता पर खतरा बढ़ रहा है। इसलिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। फिर आपको नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान देना है कि मानव पर्यावरण अंतर संबंध एवं पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों। बस आप क्लास को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर आपने 2 से 3 बार क्लासेस को देख लिया, बस आपका बेड़ा पार है। तो मानव और पर्यावरण के बीच गहरा और परस्पर निर्भर संबंध होता है, जिससे मानव पर्यावरण अंतर संदर्भ कहा जाता है, और मानव अपने जीवन के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे भोजन, जल, वायु, संसाधनों की प्राप्ति के लिए, वही दूसरी ओर मानव अपनी गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। प्रारंभिक काल में मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता था, लेकिन औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी विकास के कारण इस संतुलन में परिवर्तन आने लगा है। वर्तमान समय में मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गतिविधियां पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण बन गई है। पारिस्थितिकी असंतुलन के परिणाम स्वरूप जैव विविधता में कमी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं, और ये स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा बनती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सतत विकास को अपनाना आवश्यक है, जिससे संसाधनों का संतुलित उपयोग और पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का क्या करना पड़ेगा, हमें उपयोग करना पड़ेगा, और जन जागरूकता भी आवश्यक है। इस प्रकार मानव और पर्यावरण के बीच
संतुलन बनाए रखना भी भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। फिर आपके लिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए विद्यार्थियों। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से आज ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों की विविधता से, जिसमें प्रजातियों की विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल होती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखती है और विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को संतुलित करती है। जैव विविधता का आर्थिक महत्व भी अत्यंत अधिक है, क्योंकि हमें भोजन, औषधियाँ, ईंधन और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कई औषधियाँ पौधों और जीवों से प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये जलवायु नियंत्रण, मृदा संरक्षण और जल चक्र को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण जैव विविधता तेजी से घट रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय माना जाता है। इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल रिसर्च, जन जागरूकता आवश्यक है। इस प्रकार जैव विविधता का संरक्षण मानव जीवन और पृथ्वी के लिए अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्विक समस्या कौन सी है? एक तो ओजोन परत हो गई, एक ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एक आप जो हानिकारक विकिरण है उसका अपने को देखना है। ये तो आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है ना, इसका पार्ट 2, उसके अंदर आपको बड़े वाले क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वैश्विक पर्यावरण समस्या वह होती है जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है, जिनका प्रभाव मानव जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र और पृथ्वी के संतुलन पर पड़ता है। जिसमें प्रमुख समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्या करना, क्षरण होना, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण को और भूमि क्षरण। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर माना जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है विद्यार्थियों। ओजोन परत O3 जिसका सूत्र है, उसका क्षरण हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देता है। इससे क्या होता है? त्वचा रोग होता है, समस्या उत्पन्न हो रही है, कैंसर हो रहा है और एक ऐसी रोग हो रहा है जो किससे हो रहा है? ओजोन परत के माध्यम से जो पराबैंगनी विषैली किरणें सूर्य से आ रही है, उससे मानवों को, मनुष्य को कैंसर हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए किरणें किससे आ रही है? ओजोन परत के क्षरण होने से। ऐसा नहीं उसके अंदर खड्डा हो गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके अंदर छेद हो गए, ठीक है। फिर आपको वायु प्रदूषण है, यह औद्योगिक धुएं, वाहनों, अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जल प्रदूषण नदियां, झीलों, महासागरों को दूषित करता है, जिससे जल जीवों और मानव जीवन पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, अप्रोच होता है। भूमि क्षरण के कारण कृषि भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थियों प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इस प्रकार वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। फिर आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सतत विकास की संकल्पना एवं इसके महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास का अर्थ एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं में समझौता न करे। यह विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों पहलुओं के संतुलन में आधारित होता है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना है। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सतत विकास की आवश्यकता और भी बढ़ रही है। इसका महत्व इस बात में कि यह पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता को एक साथ बढ़ावा देता है। सतत विकास के अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वनों का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपाय शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे प्रयास किए गए जैसे पेरिस समझौता, एजेंडा 21, जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। सतत विकास न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान है, बल्कि ये भविष्य की सुरक्षा का भी क्या करता है? आधार है। इस प्रकार सतत विकास को अपनाकर ही हम एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी क्लासेस को देखते रहिए और इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में देखो, जैसे मान लो ये अभी लोक प्रशासन की क्लास आपको दिख रही है, उसके साथ साथ
अब जैसे मान लो कोई भी क्लासेज आपके लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको हर प्रकार की क्लासेज लगवाई जाएगी। बस आप क्या करें, कंटिन्यू क्लासेज को देखते रहिए और अपने साथियों को शेयर करते रहिए। क्लास हर उस बंदे तक जानी चाहिए ताकि इस क्लास का उद्देश्य एक शिक्षा का प्रचार हो सके, और जिसको भी पीडीएफ नोट्स लेने वो आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।